Yes, sir. ठीक है, तो मैं क्या पढ़ा रहा था? आपको मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ाना है। मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, जस्ट बेटा 1 मिनट रुकना, जरा सा 1 मिनट रुकना। हेलो हेलो। Yes, sir. बच्चे मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. एक्चुअली ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। जस्ट हाँ बच्चे, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. चलो यार, ये नहीं कनेक्ट होगा के साथ ना बनेगा। तो मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने बाकी सारा कुछ इसका बता दिया है। सेमी डिसकंटिन्यूअस सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, सेमी डिसकंटिन्यूअस है और बाइडायरेक्शनल। ठीक है, तो आप ये देखो, सपोज कर लो कि ये दो स्ट्रैंड हैं। ठीक है, हम सेगमेंट ले रहे हैं जहां पे मान रहे हैं कि यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन। ठीक है, ये बेसिकली 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन है और ये 5 प्राइम। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा, रेप्लिकेशन फॉर्म बनेगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इस तरफ रेप्लिकेशन फॉर्म होगा, इस तरफ आपका रेप्लिकेशन फॉर्म। डायरेक्शन लिखना मत भूलिए, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। ये जब आपका जो है क्या कहते हैं, जो रेप्लिकेशन फॉर्म बना होगा, तो रेप्लिकेशन फॉर्म बनते समय कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट किया होगा यहाँ? हेलिकेज। ठीक है, हेलिकेज पार्टिसिपेट। एंड साथ में क्या करेगा, इसकी सुपर कॉइलिंग रिमूव करने के लिए, इसकी सुपर कॉइलिंग रिमूव करने के लिए और कौन सा एंजाइम होगा? पढ़े ही होंगे ना कल, घर जाके रात में याद की देखा है कि मैंने क्या पढ़ा है? नहीं, अंडरस्टूड है, मैं समझ सकता हूँ या तुम्हारे कलीवर को। तो हेलिकेज एंड टोपोआइसोमरेज है बेसिकली, ये वर्क करेंगे इनका रेप्लिकेशन फॉर्म बना। ठीक है, इसके बाद जब रेप्लिकेशन फॉर्म बन जाएगा तो यहाँ पे आपका आएगा सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग, एसएससी। ठीक है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लो कि ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ आपका लग जाएगा, दोनों तरफ यहाँ पे लग जाएगा। ये है आपका 5 प्राइम, सॉरी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये है आपका 5 प्राइम। यहाँ पे आपका सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इस तरह से, ताकि दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड ना बन पाए, दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड
ना बन पाए तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग जो है प्रोटीन ऑलवेज एक इसके साथ पेयर करेगा, पेयर पेयर विद या बाइंड विद किसके साथ बाइंडिंग करेगा, ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के साथ। बच्चे सुन रहे हो मेरी बात या नहीं सुन रहे हो आप? Yes, sir. ओके, तो ये जो है क्या कहते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आ गई। अभी जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है उसके बाद नेक्स्ट आएगा क्या, प्राइमेज। प्राइमेज एक आरएनए पॉलीमरेज, अभी बता चुका। इसका काम क्या है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए। ये आरएनए प्राइमर सिंथेसिस करेगा। क्यों? क्योंकि अपने जो डीएनए पॉलीमरेज है उसके पास एक कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बेसिकली इनिशिएट करे। तो इनिशिएट करने का काम कौन करेगी, प्राइमेज, जो कि एक टाइप की क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, मैं साथ में लिख रहा हूँ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इसका काम है आरएनए की सिंथेसिस करना, आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस करना। तो आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज होगा, आरएनए प्राइमर बेसिकली सिंथेसाइज होगा इस तरह से। ये आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आरएनए प्राइमर यहाँ पे इस तरह से सिंथेसाइज, इस तरह से आपका आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी इसकी 5 प्राइम। इधर वाला जो फील्ड है यहाँ पे OH 2%, और ये कौन सा OH होगा, 3 प्राइम OH। सेम चीज यहाँ पे भी है। ठीक है, इधर की तरफ इसका 5 प्राइम है, इधर की तरफ एक OH। हेलो, Yes, sir. ये बच्चे किसका, ये आवाज कहाँ से आ रही है? हेलो हेलो, पता नहीं सेंटर का। नहीं बच्चे, सेंटर की आवाज नहीं है, किसी कोई बच्चे के यहाँ से आवाज आई है सर। नहीं, सेंटर सही था। चलो, हेलो, Yes, sir. तो मैं क्या बता रहा था आपको, अभी तक ये देखो ब्लूटूथ अभी तक काम नहीं कर रहा था। अब मुझे लग रहा है ब्लूटूथ का कमांड जो है ना वहां से है, कुछ गड़बड़ वहां से है। चलिए खैर, ये ब्लूटूथ अपने आप काम करना स्टार्ट। तो मैं क्या बता रहा था बच्चे की, ये आरएनए प्राइमर्स बने। ठीक है, आरएनए प्राइमर्स का मैंने डायरेक्शन लिख दिया 5 प्राइम 3 प्राइम पर। 3 प्राइम पे जो है OH ग्रुप थी, और इसी OH ग्रुप को वो आगे एक्सटेंड करेगा, इसी OH ग्रुप को आगे एक्सटेंड करेगा। तो इधर वाला शायद आपने पार्ट कर लिया होगा, तो ये मैं इरेज कर दूंगा। तो अब देखो आप कि ये यहाँ पे 3 प्राइम OH है, यहाँ पे आ जाएगा पॉलीमरेज, और पॉलीमरेज स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा पॉलीमरेज, अगर एक प्रोकैरियोट का केस है तो कौन सा होगा पॉलीमरेज, एक ही पॉलीमरेज वहां पे प्रेजेंट है या कई सारे पॉलीमरेज, बताओ बच्चे। पढ़ के क्यों नहीं आते हो आप लोग? डीएनए डिपेंडेंट तुम्हारे पास बगल में, तुम्हारे जिस कॉपी पे लिख रहे हो उस कॉपी पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तुम्हारे पास इतना तक दिमाग नहीं है कि तुम जाके पलट के देख सको। क्या समझोगे अगर जो है तुमको ये सारी चीज नहीं, मैं अभी कल बता चुका हूँ ये सारी चीजें, और ये तुम्हें दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, क्या समझ पाओगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? यही सारा सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है।
जब क्वेश्चन करने बैठते हो तो क्वेश्चन जो है ना पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हो, जो बकवास क्वेश्चन जिसको कभी पूछना ही नहीं है। सिंपल सी जो चीजें पूछती हैं वो तुमको जो है आती नहीं है। यहाँ से क्या क्या कहते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है आगे एक्सटेंड करना स्टार्ट कर देगा। ये मान के चलो कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे मैं बता देता हूँ ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये इसका 3 प्राइम OH ग्रुप लेके आगे बढ़ गया, मतलब इसका 3 प्राइम है इधर की तरफ होगा, 5 पे ऑलरेडी मैंने वहां पे बना 5 कन्वेंशन। इस डायरेक्शन में भी जो है क्या कहते हैं, क्या होगा कि यहाँ से जो प्राइमर प्रेजेंट है, यहाँ से जो आरएनए प्राइमर प्रेजेंट, वो बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज द्वारा एक्सटेंड किया जाएगा और वो इस तरह से यहाँ पे मान लो ये आपका डीएनए, ठीक है। तो ये जो है आपका 3 प्राइम यहाँ पे है, मतलब ये 3 प्राइम यहाँ, और ये किनारे वाला इसका, ये किनारे वाला इसका भाई, ठीक है। नेक्स्ट, हेलो, यस सर। ये बच्चे बीच बीच में किसका क्या चल रहा है? सर सबका तो म्यूट ही किया हुआ है। क्या बच्चे? सर वो सबका तो माइक म्यूट दिखा रहा है। नहीं, बीच बीच में आपको कुछ सुनाई नहीं देता? बीच में अभी कोई सॉन्ग आया है? कोई साउंड नहीं आया अभी बीच में? सर वो कुछ बर्ड का कोई आवाज सुनाई दिया था बस। नहीं, बीच में कोई ना किसी के पास से तो ये आवाज आ रही है बीच में। चलो मैं तो क्या ब्लूटूथ अपना हटा लेता हूँ फिर से। बट ये कहीं से कोई गाना सुन रहा है जो कि अनम्यूट होने के बाद इसमें आ रहा है बीच। चलो खैर छोड़ो। तो मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पे आपका ये इस तरह से डीएनए पॉलीमरेज आगे इसको एक्सटेंड करेगा, इधर से भी ये डीएनए पॉलीमरेज आगे इसको एक्सटेंड करेगा। नेक्स्ट क्या है कि रेप्लिकेशन पार्ट जो एक छोटे से फेस में बना था वो आगे एक्सटेंड करेगा, वो आगे एक्सटेंड, तो जब आगे एक्सटेंड करेगा तो सिचुएशन क्या होगी दरअसल देखो आप। जी ठीक है, तो ये वाला जो एंड है, ये वाला जो एंड है, ये तो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता चला जाएगा, ये तो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता चला जाएगा। ध्यान देना जरा कि जो 5 to 3 का इस डायरेक्शन पे जा रहा है यहाँ से, वो तो कंटिन्यूअसली आ सर रहा है। वीडियो ऑफ हो गया। वीडियो ऑफ हो गया है? अच्छा, एक्चुअली वो मैं भूल गया था इधर उसको करने। अब ठीक है? यस ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ से जो है क्या कहते हैं आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो चाहे जितना रेप्लिकेशन पाथ आगे को बढ़ेगा, जितना भी रेप्लिकेशन बनेगा, ये वाला जो स्ट्रैंड है वो कंटिन्यूअसली डीएनए की सिंथेसिस करता चला जाएगा, जितना भी आगे कंटिन्यूअसली डीएनए की सिंथेसिस करता चला, ठीक है। ये यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आती है आपका 5 प्राइम है, ये आपका 3। बट ये वाला सिचुएशन देखो, ये तो कहीं यहाँ पे प्राइमर था, कहीं यहाँ पे प्राइमर था, अब यहाँ से जो बना है वो तो आगे बढ़ के आगे की तरफ इंड की तरफ लेके चला गया, इंड की तरफ। अभी पीछे तो जा नहीं सकता, पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि उसकी सिर्फ कैपेबिलिटी क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाने की, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाने की, ठीक है। तो इस वाले स्ट्रैंड में दोबारा से आरएनए प्राइमर बनेगा, दोबारा से जितना भी रेप्लिकेशन पाथ ओपन हुआ है उसमें दोबारा से प्राइमर बनेगा और फिर से एक डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे अटैच होगी और ये आगे की तरफ बढ़ना, वो आगे की तरफ बढ़ना, ठीक है। फिर से ओपन होगा रेप्लिकेशन पाथ, तो फिर से एक जो है अटैच होगा, आरएनए प्राइमर बनेगा, फिर आगे की तरफ बढ़ना।
तो मतलब हर बार एक स्ट्रैंड में तो कंटिन्यूअस डीएनए की सिंथेसिस होगी, दूसरे स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस होगी, उसमें छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनेंगे, उनमें जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनेंगे। तो ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं इनको इनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ओकाजाकी फ्रैगमेंट। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज को देखा था, डिस्कवर किया, तो उनके नाम पे ओकाजाकी फ्रैगमेंट। जिस स्ट्रैंड में डीएनए की सिंथेसिस कंटीन्यूअस हो रही, ठीक है, उस वाले टेम्पलेट को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, कंटीन्यूअस डीएनए की सिंथेसिस को। और जिसमें डिसकंटीन्यूअस हो रही है, जहां पे ओकाजाकी फ्रैगमेंट बन रहे हैं, उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड। तो बात समझ में आई कि जैसे जैसे रेप्लिकेशन फार्क आगे बढ़ता है, एक स्ट्रैंड में तो कंटीन्यूअस डीएनए की सिंथेसिस होती चली जाएगी, क्योंकि वो तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला डायरेक्शन ही है। जो दूसरा स्ट्रैंड है जिसमें जिसकी डायरेक्शन जिसमें फार्क की डायरेक्शन अपोजिट है, जिसमें फार्क की डायरेक्शन अपोजिट है, उसमें बेसिकली वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनेंगे। उन फ्रैगमेंट्स को हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलेंगे, और इस स्ट्रैंड को हम लैगिंग स्ट्रैंड को हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। एक चीज ध्यान रखना, ये अपना डायरेक्शन मत भूलना, ये अपना डायरेक्शन मत लिखना, ठीक है। ये भी आप जो है मत भूलना मत, ठीक है। ये भी आपका 5 प्राइम 3 प्राइम है, ये भी आपका 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है। तो जो डायरेक्शन है रेप्लिकेशन की, जो डायरेक्शन है वो तो 5 प्राइम 3 प्राइम है। रेप्लिकेशन की जो डायरेक्शन है वो 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है। पर ये डिपेंड करता है कि जो फॉर्क का मूवमेंट, रेप्लिकेशन जो फॉर्क जिधर की तरफ बन रहा है, तो एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन में होगा और दूसरे डायरेक्शन स्ट्रैंड की अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्क का मूवमेंट। तो उसकी वजह से जो दूसरा स्ट्रैंड है वहां पे कंटीन्यूअस डीएनए सिंथेसिस नहीं हो सकती है, वहां पे सिंथेसिस होगी डीएनए की, क्योंकि हमको डायरेक्शन मेंटेन रखना है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो वहां पे कंटीन्यूअस नहीं हो सकती। एक बार फॉर्क बना, वहां पे आरएनए प्राइमर लगा, आगे फिर से फॉर्क यहाँ पे बन गया, फिर से आरएनए प्राइमर लगा, फिर से आगे बन गया, फिर से फॉर्क जो है फॉर्क आगे बढ़ गया, फिर से आरएनए प्राइमर लगा, फिर से। ये जो छोटे छोटे डीएनए की सिंथेसिस हो रही है उन्हीं को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। और ये डिसकंटीन्यूअस डीएनए सिंथेसिस, इसमें जो डीएनए सिंथेसिस है वो कैसी है, डिसकंटीन्यूअस। इसमें डिसकंटीन्यूअस है, और इसमें कैसी है, कंटीन्यूअस डीएनए सिंथेसिस। इसी वजह से मैंने क्या लिखाया था आपको कि जो रेप्लिकेशन है वो सेमी डिसकंटीन्यूअस है, एक में जो है कंटीन्यूअस होगा, दूसरे में डिसकंटीन्यूअस होगा। तो बोल दिया हमने कि सेमी, हाफ कंटीन्यूअस और हाफ डिसकंटीन्यूअस, हाफ डिसकंटीन्यूअस, ठीक है। तो ये है मैकेनिज्म डीएनए रेप्लिकेशन की। उधर का आपने कर लिया होगा, तो मैं आगे आपको रिमेनिंग पार्ट से बताता। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इस तरह से वो पूरा का पूरा स्ट्रैंड को डीएनए सिंथेसाइज कर देगा, पूरा स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है। और आपको इस तरह से दो फ्रैगमेंट्स मिल जाएंगे। तो एक तो जो पैरेंटल है इस तरह से, इस तरह से, दूसरा है आपका ये आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम था, ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बना जो आपका डायरेक्ट बन गया डिसकंटीन्यूअस, ठीक है। ये आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। हां सर, ने उल्टा बना दिया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और यहाँ पे जो बने हैं, यहाँ पे जो बने हैं आपके, ये बीच बीच में इस तरह से आ रहे हैं ट्रायंगल है, और इस तरह से आपका सेगमेंट बना, फिर से यहाँ पे आ रहे हैं ट्रायंगल लगा, फिर से इस तरह से सेगमेंट बना, फिर से आ रहे हैं ट्रायंगल लगा, जी, ठीक है। तो इसमें इसमें तो जो है क्या कहते हैं कि ये जो आरएनए प्राइमर, ये जो आरएनए प्राइमर, ये इसको भी तो रिमूव करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए आती है डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 1। ये डीएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर्स को क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। और इसको रिमूव करने के बाद
फिर एक और एंजाइम आएगी जो मैंने सबसे लास्ट में एंजाइम दिखाया था डीएनए लाइगेज, वो जो इसके बीच बीच में जो गैप है, ठीक है, मतलब ये जो दो फ्रैगमेंट्स हैं डीएनए के फ्रैगमेंट्स, इनके बीच में जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मिसिंग होगा उसको बनाएंगे। तो अभी आप ये तो इस तरह से ड्रॉ कर लो नीचे की तरफ, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर लो। अभी आपको डीएनए पॉलीमरेज से क्या निकालना है, यहाँ से ये निकालना है कि जो आरएनए प्राइमर है वो खत्म कर दिया और साथ में क्या किया, इसने आरएनए प्राइमर की जगह को डीएनए से मिला, आरएनए प्राइमर की जगह को डीएनए से मिला। दोनों काम कौन करेगा, ये भी करेगा, रिमूव करेगा आरएनए प्राइमर, रिमूव आरएनए प्राइमर एंड फिर गैप, जो ये बीच में गैप आएगा उसको भी वो फिलअप करें, उसको फिलअप करें, ठीक है। तो ये आपका 3 टाइम टू 5 टाइम, ये आपका 5 टाइम टू 3। इधर की तरफ क्या है, इस तरह से गैप तो फिलिंग हो गई, गैप तो फिलिंग हो गई है, पर इनके बीच में अभी जो फ्रैगमेंट्स हैं उसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मिसिंग, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मिसिंग। तो वो काम करेगा डीएनए लाइगेज, वो काम करेगा क्या, कौन, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज बेसिकली यहाँ पे भी सेम चीज है, जो आरएनए प्राइमर है, ठीक है, यहाँ पे भी जो आरएनए प्राइमर है उसको उसका सेगमेंट तो बना दिया है, पर अभी यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मिसिंग है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मिसिंग है। तो डीएनए लाइगेज आके क्या करेगी, वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी और उसको बोलते हैं सीलिंग, सीलिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं सीलिंग, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके बाद सिचुएशन ये हो जाएगी कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका सेंसाइज हो जाएगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये यही चीज तो आपने देखी थी जब आपने सल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। सल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट देख रहे थे, यही तो देखा था आपने, ठीक है। इसको भी लिख दो, ये 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है, ये भी आपका 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम। ये आपके पास में पूरा का पूरा रेप्लिकेशन हो गया है, पूरा का पूरा सेमी कंजर्वेटिव मोड है, सेमी डिसकंटीन्यूअस है, और जो रेप्लिकेशन की डायरेक्शन है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो मूवमेंट है बेसिकली रेप्लिकेशन फॉर्क का, वो बेसिकली सॉरी रेप्लिकेशन फॉर्क का मूवमेंट कह रहा हूँ, जो आपका डीएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, इस तरह से आपने देखा, इस तरह से, तो एक बार इस डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज जाती है, एक बार इस डायरेक्शन। तो डीएनए पॉलीमरेज का जो मूवमेंट है वो क्या है, 2 डायरेक्शन में, इस वजह से उसको बोलते हैं बाई डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन, ठीक है। सेमी कंटीन्यूअस, सेमी डिसकंटीन्यूअस, सेमी कंजर्वेटिव एंड बाई डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। जितनी चीजें थी मुझे इस चैप्टर में बताना था मैंने बता दिया। तो इससे आगे अब चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन पे, इससे आगे हम क्या चलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। जल्दी से कॉपी करो ताकि हम इसको इरेज कर सकें। हो गया सर। तो आज सिर्फ 4 लोग हुआ, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, सबसे पहले मैं डिफाइन कर देता हूं, पर इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो भी बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो प्रोसेस है बेसिकली प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए,
डीएनए से जो आरएनए का फॉर्मेशन है, ठीक है, या सिंथेसिस है, इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और ये भी जो आपका रेप्लिकेशन है वो भी किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी, ठीक है। तो ये भी बेस्ड है बेसिकली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी, ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंटरिटी है बेसिकली बिटवीन बेस पेयर्स इन बोथ जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स इन केस ऑफ डीएनए और इन केस ऑफ आरएनए, ठीक है, वो उस पे बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी। एक्सेप्ट देखो, जब आप डीएनए से डीएनए की कॉपी करते हो तो वहां पे डीएनए में जो तो सेम ही नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बट आरएनए के केस में आपने देखा है कि एक नाइट्रोजन बेस जो है क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना एक्सेप्ट एडिनोसिन। एडिनोसिन जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये पेयर किसके साथ करेगा? यहाँ पे आरएनए पेयर विद यूरेसिल, पेयर विद यूरेसिल इन आरएनए। आरएनए में एडेनिन किसके साथ पेयर करता है? यूरेसिल के साथ पेयर करता है। जबकि डीएनए के केस में आपने क्या देखा था? डीएनए के केस में जो एडेनिन की पेयरिंग है वो किसके साथ में है? थायमिन के साथ, ठीक है। तो ये जो इसका जो पूरा प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी पे है, एक्सेप्ट एडिनोसिन। एडिनोसिन विल पेयर विद यूरेसिल या यूरेडिन यूरेसिल पे लिख सकते हैं। यहाँ पे यूरेडिन लिख लो या यूरेसिल ही रहने दो बच्चे, इसको एडेनिन कर दो। जो भी लिखना, या तो न्यूक्लियोटाइड लिख रहे हो तो न्यूक्लियोटाइड लिखना, न्यूक्लियोसाइड लिख रहे हो तो न्यूक्लियोसाइड लिखना, और अगर नाइट्रोजनस बेस लिख रहे हो तो चीज थी मैंने बता दी है आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो कि इरेज कर दो इसको अच्छा। यस सर। यस सर। अभी नहीं हुआ? हो गया सर। तो इसको ट्रांसक्रिप्शन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो जाएगी। कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, ठीक है। आप लिख लो, चाहे एनसीईआरटी की लाइन है, आप उसको वैसे भी लिख सकते हो। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो प्रोसेस है कॉपी करने का फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, इस तरह से भी बोल सकते हो, इट्स नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो डीएनए है वो स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन का काम करता है, और उसका जो ट्रांसफर है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, या भी हो सकते हैं एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसका, दैट विल बी डू बाय आरएनए, ठीक है, वो आरएनए करेगा। अब एक चीज देखो, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए बना दिया, ये डीएनए है, ये डीएनए, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है और ये 5 प्राइम। मैंने कहा कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या है? वो एक प्रोसेस है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करने का। कहां से? डीएनए से आया, ये आपका डीएनए। तो ये जो डीएनए में 2 स्ट्रैंड आपको दिखना है, डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बट जब आरएनए आप देखोगे, आरएनए आप जब देखोगे तो आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए आपका सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। और इन 2 स्ट्रैंड से एक ही स्ट्रैंड बेसिकली किस तरह का काम करता है? जो है टेम्पलेट की तरह काम करता है, ठीक है, टेम्पलेट। अगर इसकी कॉपी हो रही है तो इसकी कॉपी हो रही है तो ये टेम्पलेट होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा,
और अगर इसकी कॉपी हो रही है, इसकी कॉपी हो रही है, तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड कभी नहीं हो सकते, जिसकी कॉपी हो रही है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करे। और एक और चीज ध्यान में रखना कि टेम्पलेट जो टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, और जो डाटा स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही है, सपोज कर लो मैं ये बोल दूं कि ये वाला स्ट्रैंड और इससे डाटा स्ट्रैंड की सिंथेसिस हुई, तो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, इनका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा वो सेम नहीं हो सकता। वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ये तो सब कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसका जो सीक्वेंस है इसका सीक्वेंस मैच नहीं करेगा, क्योंकि एक तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको 5 प्राइम, जब भी रीड करने की बात आएगी डीएनए सीक्वेंस को, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रीड करने की बात आएगी, तो रीडिंग ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। रीडिंग ऑलवेज कैसे होती है, ये कन्वेंशन, ये कन्वेंशन है कि जब भी आप रीड करोगे डीएनए या आरएनए को, ठीक है, वो रीडिंग बेसिकली किस टाइप में होगी, रीडिंग इस उसमें होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो जब आप इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करोगे तो दोनों का सीक्वेंस डिफरेंट निकलेगा, दोनों का सीक्वेंस डिफरेंट निकलेगा, ठीक है। तो कभी भी टेम्पलेट स्ट्रैंड और डाटा स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है वो सेम नहीं होता है, ठीक है, वो सेम नहीं होता। पर डीएनए के केस में क्या है कि डीएनए के केस में चूंकि डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में रहता है, तो जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी वो कंजर्व रहेगी यहाँ पर, या पर यहाँ सेपरेट हो जाता है। यहाँ पे मैं अगर आरएनए की बात करूं, ये जैसे सपोज करो कि ये आरएनए बना, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है, बेसिकली इसका आरएनए स्पेसिफिक होगा, इसका आरएनए, अगर इससे आप बना रहे हो आरएनए तो इससे आरएनए डिफरेंट, इससे आरएनए डिफरेंट बनेगा। तो आप अपनी बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि क्यों दोनों के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए की सिंथेसिस नहीं होती, दोनों के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए की सिंथेसिस क्यों नहीं होती है, ठीक है। तो मैं लिखा देता हूं, अभी अगर ये बात आपको समझ में आई हो तो बताओ, तो समझ में आया क्या जो बताना चाहता हूं? यस सर। तो यहाँ पे लिख दो वाई बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, वाई both strands of DNA not copied during transcription, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान क्यों नहीं कॉपी हो रहा, ठीक है, क्यों नहीं। इसके दो रीजन, फर्स्ट ये है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने की कोशिश करो, तो पता नहीं बात आपको समझ में आएगी। ये दो स्ट्रैंड, ठीक है, ये दो स्ट्रैंड, ये 3.25, इन्होंने अपना अलग अलग आरएनए दिया, इन्होंने अपना अलग अलग एक आरएनए ये बन गया, ये यहीं पे बता देता हूँ, एक आरएनए ये बन गया, एक एमआरएनए ये बन गया, ठीक है। अब सपोज करो आप कि इससे प्रोटीन बनी P1, जाहिर सी बात है सीक्वेंस डिफरेंट हो जाएगी, सीक्वेंस डिफरेंट हो जाएगा तो प्रोटीन जो है डिफरेंट बनेगी, इससे प्रोटीन बनी P2, ठीक है। तो ये दो प्रोटीन बन गई, ये दो प्रोटीन बन गई, ये ठीक है। अब ये दोनों डिफरेंट प्रोटीन, ये दोनों क्या है, डिफरेंट प्रोटीन, जबकि हम तो एक ही प्रोटीन बनाने जा रहे हैं, हमारा काम था बनाना एक प्रोटीन, ठीक है। इसीलिए बेसिकली एक ही स्ट्रैंड आरएनए के फॉर्म में होती है, इसीलिए कि दो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन ना बने, इसके लिए क्या होता है, एक ही स्ट्रैंड कॉपी होता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो
सीधा मैं लिख लेता हूँ, बाद में बता, ठीक है। बोथ स्ट्रैंड्स copied in the form of RNA, they would have different sequence. They would have different sequence, and therefore code for different proteins. Code for different. आप बनाने चले थे एक प्रोटीन्स पर, आपके दोनों के कोड होने की वजह से 2 प्रोटीन्स बन गए। बट ये सिचुएशन बच्चे आ ही नहीं पाए। क्यों नहीं आ पाएगी? आप ये इसको सेकंड स्टेटमेंट में, ये सिचुएशन आ ही नहीं पाए। क्यों? वो आपको अब पता चल जाए। अभी देखो जरा सर, मतलब इसको कॉपी कर लो पहले। इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन है जेनेटिक इंफॉर्मेशन में वो इंक्रीज हो जाए, वो इंक्रीज हो जाए। तो ये कॉपी हो गया और बच्चे में इरेज कर दो उसको। यस सर। अब देखो कि आपके पास में एक डीएनए ये है, दूसरा ये मतलब स्ट्रैंड है, जैसे कि ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, इन्होंने अपना अपना आरएनए बना लिया, इन्होंने अपना अपना आरएनए, ठीक है। ये 5 प्राइम, 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। अब ये जब आरएनए सेपरेट होंगे तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे नहीं होंगे? बताओ, ये जब आरएनए सेपरेट होंगे तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे नहीं? इसके अपोजिट ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है कि जब ये आरएनए सेपरेट होंगे दोनों से इस तरह से, ये बेसिकली क्या कर लेंगे? इस तरह से पेयरिंग कर लेंगे। इस तरह से क्या कर लेंगे? आरएनए, ये जो आरएनए बने हैं दोनों, ठीक है, इनमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, क्योंकि बने ही कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं, इनमें क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। और कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या कर लेगा? पेयरिंग कर लेगा। और अगर पेयरिंग हो गई तो ना ही यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर पाएगी कभी, ना यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज कभी बाइंड कर पाएगी, ठीक है, क्योंकि वो डबल स्ट्रैंड को सेपरेट नहीं कर सकती। वो डबल स्ट्रैंड को सेपरेट नहीं कर सकती। अगर अपने में ही हेयर पिन लूप फॉर्म हुआ तो वो तो कर लेगी, पर वो डबल स्ट्रैंड को सेपरेट नहीं कर सकती। ये जो पेयरिंग होने की वजह से नो एक्सप्रेशन या नो ट्रांसलेशन, ठीक है, नो ट्रांसलेशन। तो नो ट्रांसलेशन दैट मींस कि नो कोई प्रोटीन ही नहीं सिंथेसिस होगी। तो मेन तो ये बात समझ में आ गई? यस। लिख दो कि if 2 molecules of RNA, 2 molecules of RNA strand synthesized from different strands of DNA, different या complementary strands of DNA, complementary strands of DNA, then क्या होगा? Complementary strands of DNA, then they will pair up, then they form pairing, ठीक है। ये पेयरिंग कर लेंगे और पेयरिंग होने की वजह से प्रिवेंट ट्रांसलेशन या प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ RNA bond and no translation.
ठीक है, कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि क्यों बेसिकली दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के वो इकट्ठा साइमल्टेनियसली ही बात कर रहा हूं, साथ साथ, ठीक है, साथ साथ कॉपी नहीं करते हैं, नॉट कॉम्पिटिटिव क्या लिखा है, बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए नॉट कॉपीड साइमल्टेनियसली लिख देना, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, ठीक है, ये बेसिक बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो इसको चेंज कर लो, यहाँ पे लिखो साइमल्टेनियसली, साथ साथ कॉपी नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि एक टाइम में कर रहा हो, दूसरे दूसरे टाइम पे कर रहा हो, क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस वाले डीएनए स्ट्रैंड में एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है एक एमआरएनए के लिए और इसमें नहीं, ठीक है, तो एक टाइम पे नहीं करेंगे, एक टाइम में नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन लीनियज। फटाफट कॉपी करो। हो गया? यस। सभी को समझ में आ रहा है या किसी को नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। अब आगे देखो आप ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है, तब देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है। ये बेसिकली नाम से ये मत सोच लेना कि आरएनए का सीक्वेंस, ठीक है, ये बेसिकली डीएनए सेगमेंट, ठीक है, डीएनए सेगमेंट, ठीक है, दैट कंटेन क्या क्या होता है इसके पास में, एक डीएनए सीक्वेंस दैट कंटेन प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। एक डीएनए सीक्वेंस जिसके पास में ये तीन चीजें प्रेजेंट हो उसको आप क्या बोलोगे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को। बताओ, ये तीन प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे अगर आपके लिए बना ये डीएनए का सेगमेंट है, इसको मैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम लिखता हूँ, इसको मैं 5 प्राइम टू 3, ठीक है, देखते हैं इसका इसका मैं इसमें मैं 3 पार्ट करता हूँ, इसमें ठीक है, ठीक है, ये 3 पार्ट, बीच वाला पार्ट, ये जो बीच का पार्ट है ये स्ट्रक्चरल जी, स्ट्रक्चरल दैट कोड फॉर अ प्रोटीन, प्रोटीन के लिए कोड कर, ये जो है सीक्वेंस है ये प्रमोटर, और ये वाला जो सीक्वेंस है ये टर्मिनेटर। इस चीज को थोड़ा सा और स्पष्ट, ये तो इस तरह से बना दिया मैंने जैसे कि आपके एनसीईआरटी में बना, एनसीईआरटी, पर इसको थोड़ा सा अगर और अच्छे से समझना चाहते हो तो ये देखो, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड, ये एक ही स्ट्रैंड उठा लो इसका, 3 प्राइम टू 5। मैंने क्या बोला, ये डीएनए का, डीएनए का। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो ये रीजन है, ये जो रीजन है ये प्रमोटर है, इसे ये जो ये रीजन है ये स्ट्रक्चरल जीन है, ऐसे नोट कर रहा हूँ, और ये जो ये रीजन है ये प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन टर्मिनेट, ठीक है, प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन टर्मिनेट। यहाँ पे इस प्रमोटर साइड पे ये है बेसिकली बाइंडिंग साइड, ये प्रमोटर जो सीक्वेंस है, ये प्रमोटर क्या है, डीएनए सीक्वेंस, ध्यान में रखना,
प्रमोटर क्या है? डीएनए सीक्वेंस। प्रमोटर आपका डीएनए सीक्वेंस। टर्मिनेटर भी क्या है? डीएनए सीक्वेंस। स्ट्रक्चरल जीन क्या है? डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, तो ये जो प्रमोटर है, ये वाला जो डीएनए सीक्वेंस है, ये बाइंडिंग साइट, यहाँ पे आके कोई चीज बाइंड करती है। क्या बाइंड करती है? बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, उस वो यहाँ पे आके बाइंड, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम को उस प्रमोटर पे बाइंड। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल जीन का सीक्वेंस है जो कि कोई बेसिकली एक प्रोटीन को कोड करता है, प्रोटीन को कोड करता है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जो स्ट्रैंड बेसिकली टेम्पलेट की तरह काम करता है। यहाँ पे मैंने कौन सा लिया है? 3.2। जो स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करता है उसको बोलते हैं एक तो टेम्पलेट। जिसकी इंफॉर्मेशन कॉपी की जा रही है उसको बोलेंगे टेम्पलेट। और टेम्पलेट स्ट्रैंड मैंने आपको बताया ना कि इस टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो आरएनए बनेगा उसका सीक्वेंस और टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री सर, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसको बोलते हैं नाम कंफ्यूजिंग है थोड़ा, तो ध्यान रखना ये नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, या इसको आप ये बोल सकते हो कि एंटीसेंस स्ट्रैंड। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही नॉन कोडिंग स्ट्रैंड या एंटीसेंस। ये जो दूसरा वाला सीक्वेंस है जिसका जो आरएनए बनेगा वो बेसिकली इसका सीक्वेंस मैच करेगा। ये दूसरा सीक्वेंस है उसके साथ आरएनए सीक्वेंस मैच करेगा, इस वजह से इसको बोल देते हैं क्या? कोडिंग स्ट्रैंड। क्यों? बिकॉज द न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए हैज आइडेंटिकल सीक्वेंस विद द कोडिंग स्ट्रैंड, और इसी को बोलते हैं सेंस। ठीक है, सेंस। तो इसको आप ध्यान में रखना, ये बहुत कंफ्यूज करता है कई बार, कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस। ठीक है, तो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए बनेगा, ठीक है, न्यूली सिंथेसाइज्ड जो आरएनए होगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए हैज identical sequence with identical sequence। वो क्या रख रहा है? identical sequence with किसके साथ? identical sequence with, बताओ, newly synthesized RNA identical sequence कोडिंग। अब एक और चीज देखो, ये देखो, ये जो प्रमोटर है ये कहाँ पे प्रेजेंट? ये जो प्रमोटर है स्ट्रक्चरल जीन के रिस्पेक्ट में इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। ऊपर प्रेजेंट है, पहले प्रेजेंट, तो जो चीज पहले प्रेजेंट होगी उसको क्या बोलेंगे? अपस्ट्रीम। और जो बाद में प्रेजेंट होगी उसको क्या बोलेंगे? डाउनस्ट्रीम। स्ट्रक्चरल जीन से कोडिंग रीजन से बेसिकली बाद में जो चीज प्रेजेंट होगी उसको बोलेंगे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। और स्ट्रक्चरल जीन का जो सीक्वेंस है उसको +1 मानेंगे। जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा स्ट्रक्चरल जीन का उसको +1 मानेंगे, ध्यान में रखना। तो +1 के पहले क्या होगा? ये निगेटिव में होगा। इधर अगर आप बोलोगे तो ये कैसे मिल जाएगा? +1 से 0, +1 से 0 निगेटिव, इस तरह से चलेगा। इधर +1 से आगे ++ लिखता है। ठीक है, तो जो अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस हैं वो किसमें दिए जाते हैं? नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यस चलो, ये चीज मैंने आपको समझा दी, ये चीज मैंने आपको समझा दी। एक और चीज है, जैसे मैंने बोला कि डीएनए की सिंथेसिस ऑलवेज कैसे होती है? 5' to 3' डायरेक्शन।
ठीक है, तो आरएनए का भी जो सिंथेसिस होगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा, आरएनए का भी जो सिंथेसिस होगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा, सिंपल सी बात है, 5 जो आरएनए है, आरएनए सिंथेसिस will also takes place in 5' to 3' direction। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना, इसका डायरेक्शन चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में सेम, दोनों में सेम। ये कई बार कंफ्यूज करता है कोडिंग एंड नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, तो ध्यान में रखना इसको, ध्यान। कई बार कोडिंग स्ट्रैंड का आपको 6 to 7 न्यूक्लियोटाइड रॉन्ग दे देगा, इस तरह से 6 to 7 न्यूक्लियोटाइड दे देगा यहाँ, जैसे A B G C T C A, ठीक है, ये आपका 5 3' to 5'। अब पूछेगा कि आप ये बता दो कि mRNA का सीक्वेंस या तो बताना है, तो mRNA का सीक्वेंस कैसे बताओगे, रीडिंग की डायरेक्शन कौन सी हो, 5' to 3'। तो जो बनेगा इधर से वो 5' इधर बनेगा, 3' इधर बनेगा, तो यहाँ पे T A C G A, और A मतलब यहाँ पे एक चीज रखना, थाइमिन की जगह पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यूरेसिल। अभी देखो गलत कर गया था, यहाँ पे थाइमिन की जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होगा जी, फिर यहाँ पे, तो इस तरह से आप 5' to 3' डायरेक्शन में लिख करो, 5' to 3' डायरेक्शन पे। ये क्वेश्चन एक साल अभी 2-3 साल पहले पूछा गया, तो इसको ध्यान में रखना ये किस तरह से। एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप इस प्रमोटर को टर्मिनेटर सीक्वेंस से रिप्लेस करो, प्रमोटर को टर्मिनेटर पे ले आओ, टर्मिनेटर को प्रमोटर पे ले आओ, तो जो बेसिकली डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, जीन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर आप इनको दोनों को रिवर्स कर दो, प्रमोटर को टर्मिनेटर पे ले जाओ, टर्मिनेटर को प्रमोटर पे ले जाओ, ठीक है, तो प्रमोटर पे जैसे ही इस तरह से पोजीशन होगी, देखो उसको मैं इरेज कर बताता हूं, ये प्रमोटर, प्रमोटर पे आगे क्या बाइंड करना, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, टर्मिनेटर पे सीक्वेंस हो जाता है। अब आप चाह रहे हो इधर से कोई सीक्वेंस है, यहाँ से 1 2 3 न्यूक्लियोटाइड फॉलो है, 1 2 3 4 न्यूक्लियोटाइड, इसको उठा के आप यहाँ पे ले जा रहे हैं, इसको बोल रहे हैं ये प्रमोटर, तो इस बार सिंथेसिस की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, जो पहले इधर थी, अब वो सिंथेसिस की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज होगा तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये दोनों जो प्रमोटर एंड टर्मिनेटर है, ठीक है, ये रेगुलेटरी रीजन, इनकी पोलैरिटी अगर आप चेंज कर दोगे तो पूरा का पूरा जीन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मैसेंजर आरएनए चेंज हो जाएगा और आपका प्रोटीन चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस चलो, जो प्रमोटर सीक्वेंस है या प्रमोटर रीजन, ये क्या डिफाइन कर रहा है, डिफाइन इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये क्या डिफाइन कर रहा है, इनिशिएशन, यहां से इनिशिएट करेगा ट्रांसक्रिप्शन, और जो टर्मिनेटर है, टर्मिनेटर रीजन क्या डिनोट कर रहा है, क्या डिफाइन कर रहा है, डिफाइन टर्मिनेशन ऑफ आरएनए, टर्मिनेशन ऑफ आरएनए या ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन को डिनोट कर, ठीक है। इस रीजन पे आके आरएनए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा,
डीएनए से अलग हो जाएगा, आरएनए की सिंथेसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप। टाइम कितना हो मुझे सर 17। ओके, आगे देखो मैं। ये अगर आपको समझ में आ गया है तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम जो भी बात कर रहे हैं हम सब डीएनए सीक्वेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अब देखो, अगर मैं आपसे बोल दूं जीन, जीन बोल दूं तो आप इसको कैसे बोलोगे, इसको आप बोलोगे कि ये है क्या, फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है इसकी इनहेरिटेंस। ठीक है, ठीक है। यस अब सर। देखो, बहुत ज्यादा इनहेरिटेंस का मतलब है, इनहेरिटेंस का मतलब है कि हम इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर की बात करें। इनहेरिटेंस का मतलब है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर की बात करें, कोई भी कैरेक्टर। अब ये जो कैरेक्टर है इसको कोई ना कोई, इसके लिए कोई ना कोई क्या रिस्पॉन्सिबल हो, प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल हो। प्रोटीन को कौन बना रहा है, जीन बना रहा है, जीन ही तो प्रोटीन को बना रहा है। जीन को, जीन क्या है, प्रोटीन बना एमआरएनए से, प्रोटीन बना आपका एमआरएनए से, और एमआरएनए कहां से बना, जीन से। जीन क्या है, डीएनए सेगमेंट, डीएनए सेगमेंट है डीएनए। ठीक है, बट एक्चुअली ये जीन टर्म बहुत कंफ्यूजिंग है। आप बहुत ज्यादा बहुत क्लियर कट कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इसका फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, स्टिल देयर आर सम कंफ्यूजन। ठीक है, क्यों कंफ्यूजन है मैं बता, देखो जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जीन, तो जीन यहाँ पे मैंने लिखा मैसेंजर आरएनए। ठीक है, पर जीन उसको भी बोलते हैं, जीन कोड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए, तो ट्रांसफर आरएनए को भी कोड करती है, राइबोसोमल आरएनए को भी कोड करती है, एंड मैसेंजर आरएनए को, जिसमें से सिर्फ मैसेंजर आरएनए प्रोटीन, जिससे सिर्फ मैसेंजर आरएनए प्रोटीन। ठीक है, तो हम जो ये बोल रहे हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, तो जीन तो ट्रांसफर आरएनए को भी कोड कर रहा है, राइबोसोमल आरएनए, जीन आपका ट्रांसफर आरएनए भी कोड करता है, राइबोसोमल को भी करता है, मैसेंजर आरएनए। तो अगर हम ये बोल दें कि ये फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, देयर आर सम कंफ्यूजन बिकॉज़ इट आल्सो कोड फॉर ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए, जबकि ये दोनों प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। प्रोटीन को कोड तो सिर्फ मैसेंजर, जो प्रोटीन कोडिंग इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ मैसेंजर आरएनए के, बाकी ये फंक्शनल या कैटालिटिक रोल प्ले करते हैं। ये दोनों के दोनों फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल, ये ट्रांसफर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन में इन्वॉल्व। ये जो दोनों, ये जो आरएनए है एमआरएनए, इसमें इन्वॉल्व है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जबकि ये जो ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए है, ये आपका स्ट्रक्चरल राइबोसोम के फॉर्म में, फंक्शनल एंड कैटालिटिक, ये तीनों रोल में ये रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, पर ध्यान में रखना कि जीन कोड्स फॉर all type of RNA, gene codes for all type of RNA, whether it is transfer, whether it is ribosomal, whether it is a messenger RNA. ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? यस सर। तो अब कैसे आप डिसाइड करोगे कि हम जो बेसिकली स्ट्रक्चर, जो डीएनए का वो सीक्वेंस जो स्ट्रक्चरल जीन के लिए, जो प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, उसको आप क्या नाम दोगे, उसको क्या नाम दोगे? तो फिर साइंटिस्ट ने बोला कि हम उसको सिस्ट्रॉन बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, सिस्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है,
सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन, बट देखना अभी इसमें भी कंफ्यूजन आ जाएगी। ये क्या है? डीएनए सेगमेंट। ये भी जीन्स भी डीएनए सेगमेंट था, ये भी डीएनए सेगमेंट। जीन्स भी डीएनए का फ्रैगमेंट है, एक स्मॉल डीएनए पार्ट है, ये भी एक डीएनए का पार्ट। बट कुछ चीजें बोली डीएनए सेगमेंट दैट कोड फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। एक पॉलीपेप्टाइड को कोड करे तो हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सिस्ट्रॉन। ठीक है। स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट आया था वन जीन वन प्रोटीन हाइपोथेसिस। ठीक है, वन जीन वन प्रोटीन हाइपोथेसिस। फिर इसके बाद वो रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, फिर आया वन सिस्टम वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। ये जो देख रहे हैं ये डीएनए का सेगमेंट है दैट कोड फॉर अ पॉली। ठीक है, और पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में। फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये भी मतलब इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन आएंगे कि कई बार क्या होता है कि जो है क्या कहते हैं, कई सारे पॉलीपेप्टाइड मिलके बनाते हैं, कई सारे पॉलीपेप्टाइड मिलके बनाते हैं। कई बार कई सारे एक ही पॉलीपेप्टाइड बन जाता है सिस्टम। ठीक है, तो ये आगे हालांकि आगे की चीजें, बट आप इतना जानते रहो, आप इतना जानते रहो कि सिस्टम क्या है, सेगमेंट है डीएनए का कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना दैट कोड फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, कोड फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अब आ गया, अब आ गया। तो जिस स्ट्रक्चरल जीन की बच्चे आप बात कर रहे हो, जिस स्ट्रक्चरल जीन की आप बात कर रहे हो, वो बच्चे एक्चुअली क्या है? क्या है? सिस्टम। अब ये जो सिस्टम या स्ट्रक्चरल जीन है, ये आपके दो टाइप के। ठीक है, दो टाइप के हो सकते। या आप ये बोल दो कि इस सिस्टम को आप यहाँ ना लो, यहाँ पे बस लो। अभी आप जस्ट कंसंट्रेट करो स्ट्रक्चरल जीन की बात कर रहे हैं। कैसा स्ट्रक्चरल जीन? जैसे आपको मैंने पहले बताया कि एक जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, एक जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट विल हैव थ्री रीजन: प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये बेसिकली मोनोसिस्टोनिक भी हो सकता है, मोनोसिस्टोनिक। वर्ड समझने की कोशिश करो, टर्म समझने की कोशिश। और ये पॉलीसिस्टोनिक। अगर आपको समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है तो देखो वीडियो। मोनोसिस्टोनिक का मतलब है कि जो स्ट्रक्चरल जीन है विल हैव ओनली वन सिस्टम, उसके अंदर एक ही सिस्टम। और पॉलीसिस्टोनिक का मतलब है कि जो स्ट्रक्चरल जीन है, जो स्ट्रक्चरल जीन है, मैं शार्ट कर लिख रहा हूं, उसके अंदर मेनी या मोर देन वन सिस्टम। जितने सिस्टम उतने पॉलीपेप्टाइड निकल है। जितने सिस्टम, एक सिस्टम एक पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है, तो अगर मोर देन वन सिस्टम देन मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो जितने सिस्टम है उतने पॉलीपेप्टाइड, उतने पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर जीन में एक ही सिस्टम प्रेजेंट है देन इट विल बी मोनोसिस्टोनिक, एंड अगर मोर देन वन सिस्टम प्रेजेंट है देन इट विल बी पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक मोस्ट इन मोस्ट यूकेरियोट्स। मोनोसिस्टोनिक केस आपको कहां पे देखने को मिलता है? इन मोस्ट यूकेरियोट्स, ज्यादातर। पॉलीसिस्टोनिक केस आपको कहां देखने को मिलता है? इन मोस्ट प्रोकैरियोट्स। ज्यादातर प्रोकैरियोट्स में आपको क्या देखने को मिलता है? पॉलीसिस्टोनिक। कोई डाउट है क्या? नो सर। अच्छा, अब और एक चीज देखो, कंफ्यूजन तो नहीं है बट एक के बाद एक चीजें चलती आ रही हैं। आप देखो, देखो ये लिख लिया ना आपने? यस सर।
समझने की कोशिश करो। और एक और चीज, हम ये बोल रहे हैं एक सिस्टोन की बात कर रहे हैं, और ये भी बोल रहा है कि सिस्टोन की बात कर रहे हैं। सपोज सिस्टोन ये मैंने बोल दिया कि सिस्टोन, और फिर हम ये बोल रहे हैं कि सिस्टोन कोड्स फॉर अ प्रोटीन। ये सिस्टोन क्या कर रहा है, एक प्रोटीन, ठीक है। देन ये सिर्फ आपका कहां पे सही होगा, ये सही होगा सर यूकैरियोट्स। सिस्टोन का जो डीएनए सेगमेंट है, इसका जो डीएनए सेगमेंट है, इस डीएनए सेगमेंट में ये पूरा का पूरा फंक्शनल हो, डीएनए सेगमेंट कंप्लीटली फंक्शनल हो, ठीक है। ये कंप्लीटली फंक्शनल, ठीक है। ये ऐसे बोल सकते हो फुल, इसका सिस्टोन का जो डीएनए सीक्वेंस है वो उसका कंप्लीट डीएनए, कंप्लीट सीक्वेंस फंक्शनल हो, वो सिर्फ आपको प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स की स्टोरी अलग है। यूकैरियोट्स की स्टोरी क्या अलग है? ये जो सिस्टोन है यूकैरियोट्स का जो सिस्टोन, ठीक है, सिस्टोन ऑफ यूकैरियोट्स, उसमें क्या होगा कि इसका जैसे जैसे मैं यहाँ पर बोल दूं कि ये सिस्टोन है यूकैरियोट्स, तो इस सिस्टोन में कई सारे इंटरमीडिएट सीक्वेंसेस होते हैं, कई सारे इंटरमीडिएट सीक्वेंसेस होते हैं, एंड दीज इंटरमीडिएट सीक्वेंसेस डजंट कोड फॉर एनी एमिनो एसिड। ये नॉन फंक्शनल, ठीक है, नॉन फंक्शनल। ये जैसे मैं बोल दूं ये, ठीक है। ये जो है बेसिकली इंटरमीडिएट सीक्वेंस, इसको बोलते हैं इंट्रॉन। ये क्या है? नॉन फंक्शनल। और क्या है ये? डजंट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड या एनी प्रोटीन, इंट्रॉन, ठीक है। ये नॉन फंक्शनल। तो पूरा का पूरा सिस्टोन एक्चुअली कोडिंग नहीं, पूरा का पूरा सिस्टोन कंप्लीटली, जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये पूरा यहाँ से पहला न्यूक्लियोटाइड था, यहाँ पे सपोज लास्ट न्यूक्लियोटाइड है, तो इसका पूरा का पूरा कोडॉन फंक्शनल हो, सिर्फ आपको प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेगा। यूकैरियोट्स की स्टोरी सेपरेट। यूकैरियोट्स में जो सिस्टोन है उसमें टू टाइप्स के बेसिकली फ्रेगमेंट मिलेंगे, या टू टाइप्स के पार्ट मिलेंगे, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ सेगमेंट या पार्ट, टू टाइप्स ऑफ पार्ट, ठीक है। एक होगा फंक्शनल और दूसरा होगा नॉन फंक्शनल वाले को आप बोलते हो इंट्रॉन या इंटरमीडिएट सीक्वेंस, फंक्शनल वाले को बोलते हो आप तो जो सिस्टोन है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, उसका पूरा का पूरा जो सिस्टोन है वो कंप्लीटली फंक्शनल नहीं होता। उसमें दो पार्ट होते हैं, एक फंक्शनल पार्ट होता है, नॉन फंक्शनल पार्ट को इंटरमीडिएट सीक्वेंस या इंट्रॉन बोलते हैं, और जो फंक्शनल पार्ट है दैट पार्ट इज नोन एज, क्या बोलोगे, एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन। ये जो है बेसिकली एक्सॉन, ये बेसिकली यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, और ये वाला जो पार्ट है नॉन फंक्शनल है, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रॉन, इसलिए इसको इंटरमीडिएट सीक्वेंस है बेसिकली। और इस तरह की जो जीन्स है, इस तरह का जो सिस्टोन भी बेसिकली है तो समहाउ जीन्स का ही, ठीक है तो वो जीन्स ही, अगर हम ब्रॉडली बोले है तो ये आपका क्या, सिस्टोन भी क्या है तो ये जीन, ठीक है, जीन बोलो या सिस्टोन, ज्यादा स्पेसिफिक बोलोगे तो सिस्टोन बोल दोगे, अगर जनरल रैंडम बोलोगे तो जीन बोल दोगे, ठीक है। तो जो ये सिस्टोन है बेसिकली,
ठीक है, इसके दो पार्ट है, जैसे जो एक्सॉन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक्सॉन विल बी प्रेजेंट, कहां पे भी प्रेजेंट होगा, विल प्रेजेंट इन, बताओ कहां पे प्रेजेंट होगा, मैच्योर आरएनए, ये वाला सीक्वेंस आपका मैच्योर आरएनए में प्रेजेंट, बट जो इंट्रॉन है ये नॉट, विल नॉट प्रेजेंट इन, विल नॉट प्रेजेंट, कहां नहीं प्रेजेंट होगा बच्चे, बताओ, इन मैच्योर आरएनए, जो मैच्योर आरएनए बनेगा यूकेरियोट में उसमें इंट्रॉन आपका नहीं, इंट्रॉन आपका नहीं प्रेजेंट, कोई डाउट है क्या? नो सर। ऐसी जीन को, ये जो जो जीन आपको दिख रही है जहां पे एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्प्लिट जीन्स, क्या बोलते हैं, स्प्लिट जीन्स। तो आप लिख सकते हो दो जीन्स व्हिच हैव both functional and non-functional part are both exon or intron, known as split, known as split genes. Those genes which have both functional and non-functional part known as split genes. और यहाँ पे लिख दो एक स्टेटमेंट, most of eukaryotic cells क्या है, एक्सेप्ट जैसे आपका हिस्टोन, हिस्टोन में आपका नहीं होता, हिस्टोन में सिर्फ पेंटान था। तो कुछ समझ में आया क्या कि मैं जो चीजें आपको समझा रहा हूँ? यस सर। तो बेसिकली ये जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है, ये भी जो डेफिनेशन है जीन की, जीन को हम अगर सीधे सीधे ये बोलना चाहें कि इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच is responsible for one character या which is responsible for coding one protein, तो आप नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि अब जो डीएनए का सेगमेंट है बेसिकली उसमें भी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, जो नॉन फंक्शनल पार्ट है वो कोड ही नहीं कर रहा, ठीक है, वो कोड ही नहीं कर रहा। ये बेसिकली स्प्लिट जीन अरेंजमेंट आल्सो क्या बोल सकते हो कि क्रिएट कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है इन डिफाइनिंग जीन्स, जीन्स को डिफाइन करने में ये जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है वो भी क्या कर रहा है, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर, वो भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है। एक कॉम्प्लिकेशन तो क्या था, मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक वाली सिचुएशन, और दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या है, ये जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, ये जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। इसके अलावा एक और चीज देखो, इसके अलावा क्या बोल बच्चे, सर वो स्प्लिट जीन का जो एक्सेप्शन आपने हिस्टोन बोला, सर हिस्टोन तो प्रोटीन होता है ना, मतलब डीएनए के, या फिर वो भी हिस्टोन प्रोटीन, ये जीन, जीन ही तो कोई इसको हिस्टोन बना रही है, तो उस जीन में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट नहीं होगा, मतलब तो मेरी बात समझ नहीं पाए, सिंपल सी बात है। मैं कितनी बार बोल रहा हूँ कि कोई जीन है या डीएनए सेगमेंट है, कोई अगर जीन का डिवीजन हो रहा है तो डीएनए सेगमेंट मान लो कि मैसेंजर आरएनए बनाएगा और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगा, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन, तो मैं चाहे प्रोटीन नाम लूं चाहे मैं जीन को लूं, बात तो सही है। ये जो प्रोटीन है हिस्टोन, हिस्टोन को बनाने वाली जो ये जीन है उसमें मैं बोल रहा हूँ कि उसमें कोई इंट्रॉन सीक्वेंस नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात, उसमें कोई इंट्रॉन सीक्वेंस नहीं, कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। उसमें कोई वो चीज नहीं। इसके अलावा आप देखो, इसके अलावा आप देखो
ये स्ट्रक्चरल जीन, ये टर्मिनेटर सीक्वेंस, ये प्रमोटर सीक्वेंस, और कई बार प्रमोटर सीक्वेंस के साथ कुछ और भी रेगुलेटरी रीजन्स होते हैं, रेगुलेटरी रीजन्स। ये बेसिकली जो रेगुलेटरी रीजन्स है, इन्हीं रेगुलेटरी रीजन्स में आपका सब याद है। कौन कौन से? ये आपके प्रमोटर, इंक्लूडिंग प्रमोटर है, टर्मिनेटर इंक्लूडिंग प्रमोटर है, इंक्लूडिंग promoter and terminator. Influence the inheritance of character. Influence the inheritance. Character के influence को, character के inheritance को ये क्या करेंगे? Influence करेंगे. And sometimes these regulatory region, इसकी वजह से, क्यों? क्योंकि ये influence कर रहा है character inheritance. इसकी वजह से sometimes roughly हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटरी रीजन को हम क्या बोलने लगते हैं? रफली रेगुलेटरी जीन। ठीक है, जबकि ये जरूरी नहीं है कि सारी की सारी रेगुलेटरी जीन कोई प्रोटीन कोड करे। अगर प्रोटीन कोड कर रही है तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप उसको रेगुलेटरी जीन या जीन बोलोगे, तब तो उसको आप जीन बोलोगे। अगर रेगुलेटरी जीन कोई प्रोटीन कोड कर रही है, रेगुलेटरी जीन अगर कोई प्रोटीन कोड कर रही है, तब तो वो जीन है ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर ये कोई प्रोटीन कोड करे ना करे, या एमआरएनए कोड करे ना करे, ट्रांसफर आरएनए कोड करे ना करे, तब भी क्योंकि वो फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रही है इनहेरिटेंस, देन हम रफली क्या बोल देते हैं? दिस इज द रेगुलेटरी जीन, ये रेगुलेटरी जीन। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर इज आल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। Sometimes the regulatory sequences are loosely defined as regulatory genes, even though these sequences do not code for any RNA or protein. ठीक है, रेगुलेटरी जीन, ठीक है, बात समझ में? ये रेगुलेटरी रीजन है, not sometimes not good for any RNA or protein, still any RNA or protein, ठीक है, any RNA, still they are known as regulatories, ठीक है, still they roughly known as regulatories, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई। अब आते हैं, टाइम लेता हूं मुझे सर 1:30 कितना हुआ? अरे तो अभी इतना जल्दी, अभी तो मैं 5-6 मिनट लेट ही आया था। चलो, आपकी क्लास ही लेट छूटी 5-6 मिनट। ये जो समझाना चाह रहा था वो समझ में आई बात? जो रेगुलेटरी रीजन है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे रेगुलेटरी रीजन किसी आरएनए या प्रोटीन को कोड करे, किसी आरएनए या प्रोटीन को कोड करे। ठीक है, क्योंकि वो कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को चूंकि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, देन समटाइम्स हम रफली इसको बोल देते हैं कि दीज आर द रेगुलेटरी जीन्स, दीज आर द रेगुलेटरी। ठीक है, अब आरएनए का मैं सारा पार्ट ऑलरेडी बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, मैं अगर टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करूं, मैं सब पढ़ा चुका हूं बायोमॉलिक्यूल्स, सारे टाइप के। मैं जस्ट एक बार आपको गो थ्रू करवा रहा हूं कि आरएनए आपके 3 टाइप्स के, वो भी मेजर। ठीक है, मेनली आप अगर बोलोगे तो मेनली आपके 3 टाइप्स, और भी बहुत सारे हैं पर मेनली 3 टाइप्स के। कौन कौन से? आपका राइबोसोमल आरएनए, आपका ट्रांसफर आरएनए, और आपका मैसेंजर आरएनए। लार्जेस्ट है, मैंने पहले ही बताया,
दो तरह का रोल प्ले करता है, स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक। स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक राइबोजाइम की तरह यही है, यही आरएनए है जो राइबोजाइम की तरह है। राइबोजाइम ट्रांसफर आरएनए एडाप्टर, एडाप्टर की तरह काम करता है। ठीक है, क्या करेगा ये? ब्रिंग एमाइनो एसिड टू bring amino acid to protein synthesis machinery, synthesis machinery उसके पास में लेके आए। और दूसरा रिकॉग्नाइज डीएनए सीक्वेंस या सॉरी रिकॉग्नाइज एमआरएनए सीक्वेंस या रिकॉग्नाइज कोडॉन को रिकॉग्नाइज करता है। तो एडॉप्टर की तरह का स्मॉलेस्ट जो मैसेंजर आरएनए है ये लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल, और पहले भी दिखा चुका हूं कि ट्रांसफर करता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर करेगी फ्रॉम न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस का केस है, टू साइटोप्लाज्म। बाकी आप अपने उसमें पढ़ोगे, अपने बायोलॉजिकल चैप्टर में जो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है वहां से आप पढ़ोगे। ये बाकी की चीजें नहीं पढ़ानी ऑलरेडी। ये कॉपी कर लिया आपने? यस सर। लग रहा है सब तुम ही बची हो या और भी कोई बच्चे चले गए? सर और एक स्टूडेंट। ओके, काफी थक गए हो गए। ऑल 3 आरएनए जो मैंने लिखा है, ऑल 3 आरएनए नीडेड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तीनों आरएनए की जरूरत है। ठीक है, ये जितने भी आरएनए मैंने पढ़ाया इन तीनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो काम थे जो काम थे वो मैंने पहले लिखा। मैसेंजर आरएनए आपका बेसिकली क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। मुझे मैंने शायद हाँ एक और चीज लिखना था मैसेंजर आरएनए। बच्चे मैसेंजर आरएनए में लिख दो कि एक्ट एज टेम्पलेट, ये भी तो सीखा था। एक्ट एज टेम्पलेट मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए में ये भी लिख दो एक्ट एज टेम्पलेट की तरह काम करेगा। तो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, मैकेनिज्म कैसे। ठीक है, और फिर चलेगा चैप्टर क्योंकि बहुत बड़ा है, तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सर।